यस, बांग्लादेश के ढाका से जो 1971 में जो स्क्वेटर, मतलब स्क्वेटर मीन्स होता है जो रेंट वगैरह नहीं देते, ऐसे ही इलीगल तरीके से जो रहते हैं, अवैध रूप से जो रहते हैं। और सीमापुरी जब ये आए थे बांग्लादेश से 1971 में, तो सीमापुरी तब क्या था, एक खाली पड़ी जगह थी, विल्डरनेस था। इट स्टिल इज, ये तो अब भी है, उजड़ तो अब भी है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, कीचड़ का जो ढेर है, विद रूफ ऑफ टीन एंड तारापुलिन, मतलब तिरपाल, डिवोइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। अब जो वो मिट्टी के उनके बने हुए घर हैं, और जिनके मतलब मिट्टी के घर बने हुए हैं, और जिनकी छत है टीन और तिरपाल की बनी हुई है, डिवोइड ऑफ सीवेज, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, ऐसे मतलब पानी रुका सा रहता वहाँ पर, पानी की चलने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कितने रेग पिकर्स रहते हैं? अबाउट 10,000 रेग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, मतलब ये यहाँ पर है ना 30 ईयर्स से रह रहे हैं और इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, इनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड होने की वजह से वोटर लिस्ट में इनका नाम है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और राशन कार्ड से ये है कि ये अपना खाने के लिए अनाज खरीदने के योग्य हो गए हैं, मतलब राशन कार्ड से ही इन्हें खाने के लिए अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और ये तो है बात है कि भोजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवित रहने के लिए आइडेंटिटी की बजाय, पहचान की बजाय भोजन पेट में जाना जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। अब ऑथर क्या कहती है कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुमने ये अपने ब्यूटीफुल, जो तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल लैंड थे, ग्रीन फील्ड्स से खेतों में, मतलब इतनी अच्छी धरती थी, हरे भरे खेत और रिवर के पास, तो तुमने वो क्यों छोड़ा? तो उनमें से एक औरत ने आंसर दिया, से एक ग्रुप ऑफ वुमेन का एक ग्रुप था जिन्होंने टेटर्ड साड़ी, मतलब फटे हाल भद्दी सी साड़ियाँ जिन्होंने डाली हुई थी, उनमें से एक औरत ने बोला कि अगर दिन के अंत में हम अपनी फैमिली को फीड कराने में सक्षम होते हैं, मतलब हमारे परिवार के पेट में भोजन होता है, गो टू बेड विदाउट एन, बिना खाए हुए बेड पर जाना, मतलब बिना खाए हुए सोना, एंड एसिंग स्टोमक, और अपने पेट में बिना दर्द ले हुए मतलब सोना, वी वुड रैदर लाइव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, मतलब हम बेटर समझते हैं कि हम खाकर भोजन सोएं, भूखे रहने से तो अच्छा। कहाँ पर भूखे मरते थे वो? उन ग्रीन लैंड्स में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें गिव अस नो ग्रेन्स, वो फील्ड्स जो थे उन्हें कोई अनाज नहीं देते थे। मतलब कहने का मीन्स है कि वहाँ भूखे मरने से तो अच्छा ये है कि हम यहाँ कम से कम मतलब पेट भरकर सो तो जाते हैं। वेरेवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जहाँ पर भी वेरेवर, जहाँ पर भी उन्हें फूड मिलता है ना, वहीं पर, मतलब जहाँ पर उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए साधन दिखता है कहीं, वहीं पर भी वो अपने टेंट, वहीं पर वो अपने तंबू गाड़ लेते हैं, बना लेते हैं। ट्रांजिट होम मतलब ट्रांजिट होम होते हैं, उनके परमानेंट हाउस नहीं होते, कभी इधर कभी उधर, जहाँ पर भी उनको ये लगा कि वहाँ पर काम मिलेगा, वहाँ पर खाना मिलेगा, वो वहीं पर अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकॉम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सॉरी, जो चिल्ड्रन हैं वो भी क्या हैं, इन आजीविका का साधन है, उनका पार्टनर है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सर्वाइवल का मीनिंग वहाँ पर क्या है? रैग पिकिंग, मतलब आजीविका कैसे कमाते हैं, बच्चे भी कैसे पार्टनर हैं, रैग पिकिंग करके, कूड़ा बीन के। Throughout the years, it has acquired the proportions of a fine art, और ये उनका क्या है? एक्वायर मतलब कूड़ा बीनना ही उनकी एक कला हो गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और जो गार्बेज है, जो कूड़ा है, वो उनके लिए सोने के बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी डेली की रोटी है, रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, एक घर है, एक मतलब रूफ है, छत है उनके सिर पर। इवन चाहे ये छत कैसी है, लीकिंग रूफ, चाहे ये छत पानी टपकने वाली, लीकिंग वाली ही है, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो यही काफ़ी है, मतलब इससे भी ज़्यादा है। आई समथिंग्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपीज नोट, अब
जो साहिब है वो क्या कहता है कि कई बार है ना मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है और कई बार तो 10 रुपीज़ का नोट भी मिल जाता है। साहिब से ही जायज लाइटिंग अप, ये कहता है तब उसकी आंखें चमक उठती हैं। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन इन ए heap ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रूंजिंग फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर। अब कहता है कि अगर तुम्हें ना ढेर कूड़े के ढेर में एक सिल्वर कोइन मिल जाता है, तो हीप ऑफ गार्बेज कूड़े का ढेर, यू डोंट स्टॉप, तुम सर्च करना नहीं छोड़ोगे, मतलब तुम और खोजना नहीं छोड़ोगे। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तुम्हें ये आस होगी कि तुम्हें और अधिक मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज का मीनिंग उन बच्चों के लिए अलग है जो उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। अब बच्चे क्या करते, खेलने लग जाते हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, और माता पिता के लिए तो किस चीज़ का सोर्स है, सर्वाइवल का, अर्निंग का सोर्स है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। सर रैप्ड इन वंडर मीन्स एंटरटेनमेंट, खेलते हो तो हम जाके वो, और इस बहाने उनकी आजीविका का सोर्स भी बन जाता है वो। फॉर द एल्डर इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और एल्डर्स के लिए क्या मीनिंग है, क्वेश्चन भी है कि जो गार्बेज है उसका बच्चों के लिए क्या मीनिंग है और एल्डर्स के लिए क्या मीनिंग है। वन विंटर मॉर्निंग आई सा Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. वन विंटर मॉर्निंग, अब वो कहती है ऑथर जो एनिस यंग है कि एक मॉर्निंग में मैंने साहिब को खड़े हुए देखा, कहाँ पर, किसकी दीवार के पास, फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वहाँ पर उनके पड़ोस में एक क्लब है, वहां पर जो गेट था उसकी दीवार के पास साहिब खड़ा हुआ देख रहा था। और किसको देख रहा था, वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड, 2 आदमियों को जिन्होंने वाइट ड्रेस डाली हुई थी, और वो क्या खेल रहे थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह थोड़ा सा बोला, मतलब कैसे बोला कि मुझे ये पसंद है, क्या, मुझे टेनिस पसंद है। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। धीमे से स्वर में हम सोता, धीमे से स्वर में बोलना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, आई गो इनसाइड व्हेन, आई लाइक द गेम ही हम सोच गुनगुनाता, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग्स। आई गो इनसाइड, अब वो कहता है कि मैं अंदर तब चला जाता हूँ जब यहाँ पर कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया कि द गेट कीपर है जो मुझे जाने की अनुमति दे देता स्विंग्स पर, वहाँ पर क्लब में। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। साहिब ने भी क्या डाले हुए थे, टेनिस शूज डाले हुए थे जो उसके भद्दी सी शर्ट पर, डिस्कलर्ड मतलब बेरंग शर्ट जो जिसका कलर फेड हो चुका था, डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट पर अजीब से लग रहे थे, लुक स्ट्रेंज। Someone gave them to me, ये किसी ने मुझे दिए हैं। He says in the manner of an explanation, मतलब उसने इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन करते हुए कहा कि ये किसी ने मुझे दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. फैक्ट ये था कि वो किसी रिच बॉय के द्वारा डिस्कार्डेड कर दिए गए थे, मतलब त्याग दिए गए थे, छोड़ दिए गए थे, वो पहनता नहीं था अभी नहीं। क्योंकि उसने इसलिए पहनने से मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था कि उनके में एक होल हो गया था, उनमें से एक में एक होल था। डज नॉट बॉदर हिम, बट उसे इस बात की चिंता नहीं है, किसको, साहिब को। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद ए होल इज ड्रीम कम ट्रू, मतलब जिसके पैरों में डालने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास नंगे बेयर फुट घूमता है, उसके लिए एक होल वाले शूज भी मिलना, चाहे उनमें होल ही क्यों न हो, ऐसे शूज भी मिलना एक सपना सच होने के बराबर है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली इज आउट ऑफ हिज रिच, लेकिन जो वो गेम इतनी ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से दूर है। आउट ऑफ हिज रिच, उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अब एक मॉर्निंग जब ऑथर उसे देखती है तो साहिब कहाँ पर था, मिल्क दूध वाले की दुकान की तरफ वो जा रहा था, मिल्क बूथ। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनेस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कनेस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब उसने बोला कि अब मैं क्या है, एक चाय की स्टॉल पर, एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, जो कहाँ पर है, डाउन द रोड, इस रोड के नीचे जाके, मतलब साथ में लगती है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी पर इशारा करते हुए उसने बोला, आई एम पेड
800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वो कहते हैं मुझे वहाँ पर ना 800 रुपीज़ मिलते हैं और मेरा भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा क्या तुम्हें जॉब करना पसंद है। हिज फेस आइसा हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक। अब मैंने देखा कि उसके ना जो उसका चेहरा था, उसकी जो चमक थी वो सारी गायब हो गई थी। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। मतलब जो स्टील का कनेस्टर था ना, वो उसके कंधे पर ज़्यादा हैवी लग रहा था मुझे प्लास्टिक बैग के मुकाबले। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर जो लाइन है उसका मीनिंग समझेंगे। ओवर हिज शोल्डर द बैग वाज हिज, द कनेस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी सो। जो बैग था प्लास्टिक का बैग जिसमें वो कूड़ा रैग पिकिंग करता था, कूड़ा बीनता था, वो बैग उसका होता था। और जो कनेस्टर है वो उस आदमी का है जिसकी टी सोप है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब अपना खुद का मास्टर, खुद का मालिक अब नहीं रहा, उसे किसी के अंडर रहकर काम करना पड़ रहा है। अब देखिए जैसे साहिब जो ऑथर उसने पूछा, उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर वो चमक नहीं है और जो कनेस्टर बैग है वो ज़्यादा हैवियर लग रहा है कि इसकी बजाय प्लास्टिक बैग की तरह। कहने का मीन्स जब वो रैग पिकिंग करता था अपनी मर्जी से, जब उसका मन करा बैठा, जब उसका मन करा, मतलब अपनी मर्जी का मालिक था, वो खुद का मालिक था, ठीक है। वो कहते हैं ना खुद का, उसका ओन बिजनेस था, ठीक है, रैग पिकिंग करना भी। लेकिन अब वो किसी के अंडर रहकर काम कर रहा है, तो वो क्या है, इसलिए साहिब कहता है कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब वो खुद का मास्टर, खुद का मालिक नहीं रहा, अब उसका मालिक कोई और है। मतलब जो टी स्टॉल का ओनर है उसके अंदर रहकर उसे काम करना है। ये थी साहिब की स्टोरी, ठीक है। साहिब की स्टोरी क्या शो करती है, जो पॉवर्टी है उसको दिखाती है कि किस प्रकार एक चाइल्ड लेबर को भी ये शो करते हैं। मतलब बच्चों को भी, जो बच्चे जिनकी उम्र क्या है स्कूल जाने की है, नॉलेज करने की है, नॉलेज लेने की है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो उन बच्चों से भी चाइल्ड लेबर करवाया जाता है। ये जो हमारी सेकंड स्टोरी है, इसमें भी जो हमारी पूरा चैप्टर है इसकी थीम है, एक तो पॉवर्टी है और दूसरी चाइल्ड लेबर है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, जो आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार है, इसमें सेकंड बॉय की स्टोरी है, उसका नाम क्या है, मुकेश, उसका नाम है मुकेश। और यहाँ पर उनका जो सोर्स था सर्वाइवल का वो तो था रैग पिकिंग, लेकिन इनका ये कहाँ काम करते हैं, जहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं, ये बेंगल इंडस्ट्री में ये बच्चे काम करते हैं। चाइल्ड लेबर को इसमें दिखाया गया है। मुकेश नाम का एक लड़का है जिसकी पूरी फैमिली, मतलब जिसकी पूरी फैमिली क्या, जिसकी पूरी कम्युनिटी है, जो जहाँ पर वो रहते हैं बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। और बेंगल इंडस्ट्री में काम करते करते उनकी आंखों की रोशनी चमक है जो वो चली जाती है, समय से पहले वो क्या है अंधे हो जाते हैं। पॉवर्टी को इसमें दिखाया गया है और चाइल्ड लेबर को भी। तो हम स्टोरी लाइन बाय लाइन इसकी कर लेते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब मुकेश क्या जिद करता है कि मुझे तो ना खुद का मालिक बनना है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसने अनाउंस किया। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम्हें कार चलाना आता है, मतलब कार के बारे चलाने के बारे में तुम कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, तो उसने क्या बोला, मैं सीख लूंगा। ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में देखते हुए उसने बोला कि मैं सीख लूंगा कार ड्राइव करना। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए mirage amidst the dust of street that fills each town फिरोजाबाद, famous for its बैंगल। जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है, बैंगल इंडस्ट्री के लिए। वहाँ पर जो है बैंगल्स बनती हैं। और जो उसका सपना था, जो उसने बोला था कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, तो ये क्या किसके बराबर लगता था, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। मतलब फिरोजाबाद की हर एक दूसरी फैमिली किसमें एंगेज थी, किसमें लगी हुई थी, व्यस्त है बैंगल बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस होती है भट्टियाँ, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है जो फिरोजाबाद है वो क्या है, सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग, मतलब कांच की चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री है वहाँ पर। और जहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिली है जो लगातार कई पीढ़ियों से, स्पेंट जनरेशन, पीढ़ियाँ, जनरेशन क्या होते हैं, पीढ़ियाँ, कई पीढ़ियों से वही आग की भट्टियों के पास जहाँ पर वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ने का काम होता है, बैंगल्स बनाई जाती हैं,
वहाँ पर बैंगल्स बनाई जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी धरती की औरतों के लिए बैंगल्स वहीं पर बनाई जाती हैं, वहाँ पर काम में लगी हुई हैं। मुकेश फैमिली अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन फैमिली में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। उनमें से कोई नहीं जानता कि बच्चों से काम करवाना, चाइल्ड लेबर थीम को दिखाता है यहाँ पे, जो थर दिखाती है। इट इज इलीगल है, ये अवैध है, कानूनी रूप से गलत है बच्चों से काम कराना इन ग्लास फर्नेसेस, कांच की आग की भट्टियों के पास इतने हाई टेम्परेचर में जब कांच को जोड़ा जाता है। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, डिंगी मीन्स अंधेरी कोठड़ियों में, अंधेरी छोटी छोटी सेल्स होती हैं वहां पर, जहां पर एयर और लाइट, ना तो लाइट है और ना ही ताजी हवा, मतलब हवा वहां पर पहुंचती है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स often losing the brightness of their eyes। अब देखो वहां पर इन आग की भट्टियों के पास अबाउट 20,000 चिल्ड्रन है जो हॉट फर्नेसेस, इन गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं, ठीक है। और डे लाइट आवर्स, लोग देर डे लाइट आवर्स, वो ना पूरा दिन ऐसे अंधेरे में रहकर काम करते हैं कि जल्दी ही अपनी आँखों की जो वो रोशनी है, चमक है, ब्राइटनेस है, वो खो देते हैं, लूजिंग। Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। अब मुकेश ना अपनी इच्छा से उसे अपने घर ले जाता, किसको, ऑथर को, जो हमारी एनी चुंग है उनको अपने घर ले जाता है, और बड़े प्राउड से, वो बड़े फीलिंग अच्छे गर्व के साथ वो कहता है कि जो रिबिल्ट है, जो अभी नया बनाया है उन्होंने घर। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, हम उन तंग गलियों में, और जो चोक्ड विद गार्बेज, जो स्टिंगिंग लेन्स है, जो नालियाँ वहाँ की, और जिनमें गार्बेज के कारण जो रुक गई हैं, पानी रुक गया। पास्ट होम्स दैट रिमेन हावल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो उनके घर थे ना, वो ऐसे चूहों के बिलों के समान थे, क्रम्बलिंग वॉल्स, हावल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो टूटी फूटी उनकी दीवारें थी। वुबली डोर्स, जो मतलब टूटे हुए दरवाजे। नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेज। अब जो उनके घर थे ना, वहाँ पर फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, मतलब आदमियों के भी और एनिमल्स के भी को एग्जिटिंग थे, मतलब साथ ही इकट्ठा ही रहते थे, कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। प्रीमियल स्टेट थे, स्टेट में घर थे, मतलब ऐसे आदिवासी जैसे रहते थे ना, ऐसे। ही स्टॉप प्रीमियल स्टेट ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वुबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड pushes it opens। he stopped at the door of one such, ऐसे ही घर, जैसे ऑथर ने डिस्क्राइब किया है उनके घरों को, जैसे दरवाजे टूटे हुए थे, दीवारों में दरारें थी, नो विंडो नहीं थी कोई भी, और एनिमल्स और ह्यूमंस एक साथ रह रहे थे, बिल्कुल। ही स्टॉप्स एट, ऐसे ही घर, किसी एक घर के दरवाजे पर वो रुक जाता है। बैंक से वुबली आयरन डोर, और एक टूटा फूटा सा उसने आयरन डोर पैर मतलब लगाया उसको, अनपुसी सीट ओपन, उससे खोल दिया। वी एंटर ए हाफ बिल्ड सेक, हम एक आधी बनी सी हुई झोपड़ी में गए, ऐसा लगा। इन वन पार्ट ऑफ इट टेस्ट विद ए ट्रेड ग्रास, वहाँ पर क्या सूखी हुई थी, मतलब सूखी हुई घास पड़ी थी। इज ए फायरवुड स्टोर विच सिट ए लार्ज वेसल्स ऑफ सिचलिंग स्पिंच लीव्स, और वहाँ पर एक चूल्हा था जिस पर क्या थी, सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सिचलिंग स्पिंच लीव्स, मतलब पालक के पत्ते जो थे ना, वो उबलने के लिए रखे हुए थे चूल्हे पे, स्टोव पे, फायरवुड स्टोव पे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और एल्यूमिनियम की प्लेटें पड़ी हुई थी ग्राउंड में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उन पर बहुत सारी क्या थी, कटी हुई सब्जियां पड़ी हुई थी। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और जो एक, अब वो कहता है वहाँ पर जो ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स कमजोर सी लेकिन युवा थी, एक औरत थी जो शाम का भोजन बना रही थी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, मतलब उसकी आंखों में धुआं था। जो फायर स्टोव था ना, वो कैसा था, लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी की आग से जलने वाला चूल्हा था,
ठीक है, लकड़ी से आग जलने वाला चूल्हा, और उसमें धुआं था बहुत सारा, तो उसकी आंखें थी जो धुएं से भरी थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ, कौन थी वो औरत? सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी वो, मतलब उसकी भाभी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और उसे मतलब क्या रिस्पेक्ट दी गई थी? बहू, घर की बहू, जो क्या थी? डॉटर इन लॉ थी हाउस की, मतलब उस घर की। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और जो किन के कौन कौन थे उनके घर में? जो उसके भाई की वाइफ थी, हर हस्बैंड मतलब उस लेडी का हस्बैंड था मुकेश, और उनके पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल होता घूंघट। अब जब घर का बड़ा आदमी, कहने का मीन से जब मुकेश के फादर आते हैं, घर में एंटर करते हैं, सी जेंटली, और वो बड़ी जल्दी से ही ना अपने आप को कहाँ विड्रॉ कर लेती है, कहाँ छिपा लेती है? बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, एक टूटी सी दीवार के पीछे, एंड अपना घूंघट है जो अपने फेस पर ले आती है। एज कस्टम डिमांड, जैसे कि रीति रिवाज होते हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसिस बिफोर मेल एल्डर्स की, जो डॉटर इन लॉ होती है, जो बहुएं होती हैं, डॉटर्स इन लॉ होती हैं बहुएं, वो अपने फेस को बड़े आदमियों को दिखाती नहीं है और घूंघट कर लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bangles maker despite long year of hard labor। अब जो मेल एल्डर्स आता है, वो उसका क्या काम है, उसने क्या काम किया है? वो इम्पोवरिस्ट मतलब वो पुअर है, गरीबी में उसने अपना जीवन व्यतीत किया है। कहाँ पर? बैंगल मेकिंग करते हुए, बैंगल मेकर है वो। अच्छा, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स, इतने लंबे सालों के हार्ड वर्किंग, हार्ड लेबर के बाद। फर्स्ट एज ए टेलर, फर्स्ट तो उसने क्या काम किया? हम इसके फादर ने टेलर का काम किया। देन ए बैंगल मेकर, फिर बैंगल मेकर बन गया। ही हैज़ फील्ड रिनोवेट ए हाउस, मतलब वो एक अच्छा सा घर बनाने में भी असफल रहा है इतनी मेहनत के बाद। सेंड हिज 2 sons ऑफ टू स्कूल, और ना ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। स्कूल भेजने की बजाय वो उसने उनको एक ही आर्ट दी है, एक ही आर्ट सिखाई है, और वो कौन सी आर्ट है? जो वो जानता था वही उसने उनको सिखाया है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब देखो, ये कहती है कि ये तो इनका भाग्य है, इनका कर्म है। किसने बोला? ये उसकी दादी, जो मुकेश की दादी कहती है कि ये उसका भाग्य है, ये उसका कर्म है। जो मुकेश की दादी है वो भी क्या है? उन्होंने भी अपने पति को देखा है, किसकी पॉलिशिंग से? डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, मतलब जो पॉलिश की जाती है बैंगल्स, मतलब बैंगल बनाने में जो धूल से उनके हस्बैंड ब्लाइंड हुए हैं, उन्होंने भी अपने मतलब हस्बैंड को भी यहीं पर चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए देखा, और जो अंधे हुए बाद में। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, मतलब वो कहती है कि किस प्रकार हम भगवान की इस दी हुई बंधन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? उसके कहने का मीन्स है कि जो हमारी ये वंश परंपरा है, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? सी इम्प्लाइज, मतलब भगवान ने हमें यही काम करने के लिए दिया है, और ये हमारी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा, तो हम इस वंश परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हमने मतलब किस कास्ट में जन्म लिया है? बैंगल मेकर्स की कास्ट में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन द एवरी अदर हाउस, every other yard, every street in Firozabad. Spills of bangles, sunny gold, paddy greens, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yard, are piled on 4-wheeled hand carts। अब देखो यहाँ तक यस, वो क्या कहती है कि मतलब हमने इसमें बैंगल मेकर की कास्ट में जन्म लिया है, और चूड़ियों की बजाय वहाँ पर घरों में, आंगन में, दूसरे घर में, दूसरे घर के आंगन में, फिरोजाबाद की एवरी स्ट्रीट में क्या दिखाई देती हैं? बस चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नजर आती है। स्पाइस, चूड़ियों के मतलब गोल गोल गुच्छे, सनी गोल्ड। अब ये चूड़ियों के कलर दिए गए, पैडी ग्रीन कलर के, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर कलर, मतलब जितने रेनबो में 7 कलर होते हैं, हर कलर की चूड़ियाँ वहाँ पर लाई दिखाई देती है। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, मतलब जो 4 पहियों वाले जो हैंड कार्ट होते हैं, लकड़ी से खींचने वाले जो ठेले होते हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ सेंटी टाउन्स, मतलब
वहाँ पर ऐसे छकड़ों में डाल के चूड़ियाँ हैं जो वो आपको एक युवा पुरुष जो है तंग सी गलियों में, गंदी सी जो गलियां हैं उनमें खींचते हुए धकेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तथा जो वहां पर क्या है, and in dark hutments next to lines of the flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। और मतलब झोपड़ियों में ना तेल से जो जलने वाले दिए होते हैं और जो उनकी थोड़ी थोड़ी जो फ्लेम होती है वो टिमटिमाती है, मतलब बिल्कुल अंधेरे में नाम मात्र की रोशनी में काम करते हुए आपको लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए होते हैं और क्या काम करते हैं कि जो चूड़ियाँ होती हैं उनके जो छल्ले होते हैं उनमें जोड़ लगाते हैं, वेल्डिंग करते हुए, ग्लास वेल्डिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। जो और उनकी आंखें हैं जो दैट्स वाई देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें ना अब इस चीज़ का आदी हो गई है कि उन्हें उनकी आंखें अब किस में ज़्यादा एडजस्ट रहना सीख गई हैं, एडजस्ट करना सीख गए डार्क में, लाइट की बजाय अब उनकी आंखें किसकी ज़्यादा आदी हुई है, डार्क, अंधेरे की। मतलब वो बाहर नहीं, रोशनी सहन नहीं कर सकती उनकी आंखें। दैट्स वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। जब तक वो युवा होते हैं ना, अडल्ट एज में आते हैं, तब तक तो उनकी आई साइट है जो वो गुम हो जाती है। सविता यंग गर्ल इन द ड्रेप पिंक ड्रेस। अब वहाँ पर एक सविता नाम की लड़की है जिसने ड्रेप पिंक ड्रेस, बिल्कुल फीकी सी पिंक ड्रेस की, पिंक कलर की ड्रेस डाली हुई है, सॉरी, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वोमेन। और जो एक बूढ़ी सी औरत, मतलब बड़ी सी औरत के पास बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, और वो भी क्या करी है, टांका लगा रही है। सोल्डरिंग क्या, तो टांका लगा रही है पीसीज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़े में, मतलब चूड़ियों में। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और उसके हाथ है ना इतनी तेज गति से चल रहे हैं जैसे मशीन की तरह। आई वंडर इफ सी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ बैंगल्स सी हेल्प्स मेक। मैं मतलब मुझे हैरानी होती है, क्या वो इन बैंगल्स की पवित्रता को जानती है जो वो बना रही है। सी हेल्प मेक इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। जो ये चूड़ियाँ होती हैं ये क्या है, एक भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस शुभ इन मैरिज, ये जो मैरिज में शुभ मतलब शुभ माना जाता है चूड़ियाँ डालना, पहनना। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is strapped with a red veil, her hand dyed red with henna, and red bangles rolled into her wrist. She will then become a bride. अब मतलब वो उनका मीनिंग भी नहीं जानती जो वो बना रही है। एक दिन अचानक क्या होगा कि उसके हाथों में ये डाल दी जाएंगी और उसके जो उसका सिर है, मतलब उस पर रेड घूंघट होगा, लाल घूंघट होगा, उनकी उसके हाथों में मेहंदी होगी और रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। उसकी कलाइयों में क्या होगी, रेड बैंगल्स। सी विल देन, और तब वो क्या बन जाएगी, एक ब्राइड, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, उसी बूढ़ी औरत की तरह जो उसके पास बैठी हुई है। हर हु बिकम एन वन मैनी ईयर्स एगो, जो उसके साथ बहुत सालों पहले यही हुआ है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। उसने उसकी कलाइयों में बैंगल अब भी, जो बूढ़ी औरत बैठी हुई है, मतलब उसकी कलाइयों में, रिस्ट में बैंगल्स हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय। मतलब उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने क्या बोला कि कभी एक वक्त शेर भर, मतलब पेट भरकर हमने खाना भी नहीं खाया। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। अपनी पूरी लाइफ में कभी मतलब पेट भरकर खाना नहीं मिला हमें इस धंधे में। दैट्स व्हाट सी हैज़ रिप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। अब जो उस औरत का हस्बैंड है वो बूढ़ा है, ठीक है, वो भी फ्लोइंग बियर्ड, दाढ़ी है उसकी, और वो क्या कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता सिवाय किसके, बैंगल्स के, बैंगल्स मेकर। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और इसी में जो क्या है, हमने मतलब जो भी काम किया है, जो मैंने काम किया, चूड़ियों के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। यह है कि परिवार के रहने को एक मैंने मकान दे दिया है, ठीक है, मतलब बस इन चूड़ियाँ के बनाने में, और इसके अलावा कुछ नहीं। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड। मतलब उनको सुनकर है ना हैरानी होती है
उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कुछ ऐसा प्राप्त कर लिया है जिसे प्राप्त करने में मतलब अनेकों अपने जीवन में असफल होते हैं। और उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या अचीव किया है उन्होंने बैंगल मेकिंग की, इसलिए कि उनके छत पर, उनके सर पर छत है, मतलब उनके पास घर है, कम से कम घर तो है उनके पास। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स नॉट इवन इनफ टू ईट rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. मतलब इनके पास है ना पैसा भी नहीं है, इतनी माइंड ब्लोविंग, इतनी दिल को दहला देने वाली, मस्तिष्क को सुन कर देने वाली टॉयल होता, मेहनत के बाद भी ये क्या है, किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और जो इनके सपनों को साकार करने की इनकी योग्यता है, संपन्न जो लेने की ही योग्यता है, वो ये सारी समाप्त कर दी है, मतलब ख़त्म कर दिया है। ऐसा लगता है कि जो यंग मैन है ना, वो भी क्या है, वही बातें दोहराते हैं अपने एल्डर्स वाली, ठीक है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा लगता है कि समय के साथ इनका यहाँ पर कुछ नहीं बदला, जैसे कहते हैं ना समय के साथ चेंज होता रहता है, तो जैसे इनके बाप दादा जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही ये वही काम करते ये चले जाते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इनटू ए कोऑपरेटिव। अब ऑथर क्या कहती है कि तुम जो सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव है जो समितियां हैं, तुम समितियां क्यों नहीं बना लेते हो। आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। मैं एक ऐसे यंग मैन के एक समूह को, एक ग्रुप को ये पूछती हूँ जो किन की जाल में फंस गए हैं, विशियस बुरे, विशियस क्या होता है, बुरे मिडल मैन के जाल में जो फंस गए, हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने मतलब है जो जिस जाल में उनके फादर भी फंसे हुए थे और फोरफादर भी, मतलब उनके पूर्वज जिस जाल में फंसे हुए थे वो भी ऐसे ही बुरे आदमियों के चंगुल में फंस गए हैं, फांस लिया है जिन्होंने। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी फ्यूल्ड बाय द पुलिस। अब वो कहता है कि हम ऐसा बना भी लेते हैं ना, ऐसी कोई समितियाँ कोऑपरेटिव सिस्टम बनाएंगे भी ना, तो क्या होगा, पुलिस हमें पकड़ लेगी और पिटन और हमें पीटेगी और जेल में डाल देगी, किसके लिए, समथिंग इलीगल काम करने के लिए। दे से वो कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी, और ऐसा कोई नहीं दिखाई देता वहाँ पर जो उनकी हेल्प कर सके। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग डिफरेंटली, कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ों को अलग से, मतलब अलग ढंग से देख सके या उनको लीड कर सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, जिस प्रकार उनके पेरेंट्स थके हुए, फादर थके हुए, वो भी उसी प्रकार टायर्ड हैं, थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। अब वो क्या है, एक ऐसे सर्पिल चक्र में पड़ गए हैं और पड़े पड़े ऐसे बातें ही करते रहते हैं जो गरीबी, उदासीनता, लालच और अन्याय के बीच में घूमता रहता है। मतलब वही चक्र है, उसी की बातें होती रहती हैं, लेकिन करने वाला, लीड करने वाला कोई नहीं है उनमें। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मतलब उनको ध्यान से सुनकर मुझे दो वर्ल्ड नजर आते हैं। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो फैमिली जो एक ऐसा संसार है, गरीबों का संसार जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। एक तो ऐसा संसार है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और बर्डन है उन पर बाय द स्टिग्मा ऑफ, स्टिग्मा होता कलंक, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और ऐसा उस जाति में जन्म लेने का उनका जो कलंक है। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरा बुरा सर्कल है वो कैसा है, साहूकारों का। द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और ये क्या है, एक तो संसार है गरीबों का, दूसरा किसका, जो मिडल मैन है, साहूकार है, पुलिस मैन है, नौकरशाह है, और जो पॉलिटिशियंस है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। मतलब सब कुछ जानते हैं वो कि उनका शोषण होता है, लेकिन फिर भी बिफोर इज अवेयर ही एक्सेप्ट, मतलब अवेयर होने से पहले ये ना वो क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं नेचुरली, जैसे उनके पिता ने किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, मतलब ये है कि कुछ ऐसा लगता है कि यस जो मतलब वो वही एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उनके फादर ने एक्सेप्ट नॉर्मली नेचुरली किया है। एंड डेयरिंग, अब देखो टू डू एनीथिंग एल्स, और कुछ करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, डेयर साहस चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप, और जो डेयरिंग है वो उनकी परवरिश का हिस्सा नहीं है, मतलब करना उन्हें सिखाया ही नहीं गया है। When I sense a flash of it in मुकेश, और जब मुझे मुकेश में एक इसकी झलक दिखाई देती है, आई एम चीयर्ड, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, जब वो कहता है ना आई एम कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना, ही रिपीट्स ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न, और वो कहता है कि मैं गैराज जाऊँगा और वहाँ पर सीख लूँगा चलानी। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वो, लेकिन गैराज जाने के लिए तो मतलब तुम्हारे घर से बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है। आई विल वो कहता है मैं चल लूँगा, ही इंसिस्ट, वो जिद करता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या उसने जहाज उड़ाने का मतलब प्लेन उड़ाने का भी सपना देखा है। ही इज सडनली साइलेंट, तो वो चुप हो जाता है। नो, ही से स्टेयरिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अब देखो जब वो कहता है तो वो स्टेयरिंग करने लगता है, पृथ्वी को मतलब भूमि की तरफ घूरने लगता है, नीचे घूरने लगता है, देखने लगता है, और जो ये मरमर मतलब कम सी आवाज़ निकालता है। और जो ये इसकी एम्ब्रेसमेंट थी, ये क्या थी, ये उसकी झलक दिखाती है उनकी गरीबी का, ठीक है। ही इज कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो उसे कॉन्टेंट, उसे संतुष्टि मिल जाने दो, बस उसे कार चलाने में ही उसका अगर ये सपना पूरा हो गया उसी में संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो बड़े तेजी से आते हुए कारों को देखता है अपने शहर में आते हुए, मतलब उस वही सपना देखा उसने, वही कार चलाने का। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम जहाज गुजरते हैं, इसलिए मतलब उसने ये सपना अभी तक नहीं देखा है। ये क्या है, उनकी गरीबी का मजाक है। मतलब मुकेश अलग कुछ तो ऑथर को ना बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस उन्होंने यही काम किया है, क्या, बेंगल मेकर का, और उनमें से कोई हिम्मत भी नहीं दिखाता। वो साहूकारों के, पुलिस के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियंस के चंगुल में फंसे हुए, फांस लिया गया है उन्हें, ठीक है। मुनाफा जो सारा होता है वो उन्हें होता है, और इनको तो भरपेट मतलब बोला ना, औरतों ने भी भरपेट खाना भी नहीं खाया, तो उनको रोजी रोटी भी पूरी नहीं मिलती है, और इस चक्कर से वो अपने आप को निकाल नहीं पाते, कुछ दूसरा धंधा वो अपना नहीं पाते, कुछ दूसरा ऑक्यूपेशन वो अपना नहीं पाते। लेकिन कम से कम मुकेश ने एक सपना तो देखा है कि मुझे क्या बनना, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मतलब लीक से अलग सा सपना देखा है, अपने बाप दादा के काम से अलग से हटकर उसने सपना देखा। तो जो ऑथर है, नरेटर है, उसको बड़ी खुशी मिलती है। अब देखो इस लेसन में दोनों ही स्टोरीज के थ्रू क्या दिखा गया है, पॉवर्टी को दिखाया गया है और चाइल्ड लेबर को दिखाया गया है कि चाइल्ड किस प्रकार बच्चों से इलीगली रूप से काम करवाया जाता है, लेकिन क्या वो भी खुद मजबूर है। अगर वो बच्चों को काम नहीं कराएंगे तो स्कूल भी नहीं भेज सकते, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, दोनों ही स्टोरीज के क्वेश्चन आंसर, और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इनमें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगले अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।